Sir, you are live now. Okay, sir. Thank you, sir. Hello, good afternoon to all of you. आज मैं आपको न्यू चैप्टर आज पढ़ाऊंगा जो प्राकृतिक संसाधन है, इकाई यूनिट 3 है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक। मैंने आपको इसके पहले आपको इकोसिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया है परितंत्र। आज हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज संसाधन। संसाधन कहते किसको, ठीक है। तो देखिए, संसाधन का मतलब क्या होती है। संसाधन मतलब वैसे ऊर्जा या पदार्थ। संसाधन किसको बोलेंगे, वैसे ऊर्जा या पदार्थ जो मानव अपनी सहूलियत के लिए, अपने लाभ के लिए उसको उपयोग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। ठीक है, और ये संसाधन अगर प्रकृति से प्राप्त करते हैं तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो मतलब प्रकृति का कोई भी तत्व जिसे मानव अपने लिए उपयोग करता है वो क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। तो मैंने देखिए यहाँ पे कुछ परिभाषा आपको लिखा है। ठीक है, जैसे गाउडी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला था कि प्राकृतिक पर्यावरण के वो घटक जिनका उपयोग मनुष्य अपने कल्याण के लिए कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। सबसे इजी डिफिनेशन आपका यही है, परिभाषा है। ठीक है, कि प्राकृतिक पर्यावरण के वे घटक जिनका मनुष्य अपने उपयोग के लिए कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब हमको पढ़ना है कि प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लासिफाई द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण करें। तो देखिए, जो प्राकृतिक बहुत बड़ी चीज है ना। जैसे आपको मैंने पता है कि प्राकृतिक में आपको पर्यावरण के अंतर्गत दो घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में 3 तरह के होते हैं, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स होते हैं। पौधे होते हैं, जंतु होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, और फिर आपको जो अजैविक घटक होता है, अजैविक घटक भी बहुत सारे होते हैं, जैसे जलवायु हो गया, भौगोलिक कारक हो गया, मृदा कारक हो गया। तो ये सब जैसे वर्षा हो गया, रेन हो गया, ये सब अजैविक घटक है। ठीक है, मतलब एयर हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, सॉइल हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक ये पर्यावरण के घटक में आते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, कि इसका ओरिजिन कैसे होगा, वैसे संसाधन जिसका ओरिजिन कैसे होगा उसके आधार पर हम संसाधन को 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं, अजैविक और जैविक संसाधन। ठीक है, और आपको पता है अजैविक मतलब जिसमें जिनमें जीवन की क्रिया नहीं होती है, जो जीवित नहीं होते, जैसे जल हो गया, जमीन हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या है, अजैविक घटक, इसमें कोई जीव नहीं है। ठीक है, तो ये अजैविक संसाधन हो गए। इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक या अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिसमें जीवन क्रिया नहीं होती है, जैसे जल, जमीन, खनिज इत्यादि। एक होता है जैविक संसाधन। जैविक मतलब मैंने आपको बताया होगा कि जैविक जैविक में 3 चीजें होती हैं। ठीक है, जैविक के अंतर्गत आपको 3 चीजें आती हैं। ठीक है, एक आता है प्लांट आता है, दूसरा एनिमल आता है, तीसरा माइक्रोब्स आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। तो जैविक संसाधन क्या हो गया, जैव मंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए, इन सब का अपना निश्चित जीवन चक्र है। प्लांट हो, एनिमल हो या सूक्ष्म जीव हो, वो पृथ्वी पर आए हैं, जन्म लिए हैं, तो कुछ दिन जिंदा रहेंगे, अपना काम काज करेंगे, उसके बाद यहाँ से मर करके चले जाएंगे। तो जैव मंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया, वन, फॉरेस्ट हो गया, वन हो गया, वन्य प्राणी। वन्य प्राणी का हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो ये भी जैविक संसाधन है। पशु हो गया, पक्षी हो गया, वनस्पति हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया। ओके, अब उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार का मतलब हो गया कि जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, उसका हम किस चीज के लिए उपयोग करें, क्यों उपयोग कर रहे हैं, उपयोगिता के आधार पर। मतलब हम जिस चीज के लिए उपयोग करेंगे उसको बोलेंगे कि वो संसाधन। जैसे सपोज कीजिए हमने पेट्रोल खरीदा, ठीक है, पेट्रोल खरीदा, अगर हम पेट्रोल को हम क्या करते हैं, उसे बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेट्रोल क्या होगा, ऊर्जा संसाधन होगा, क्योंकि हम इसको क्या ऊर्जा के लिए उपयोग कर रहे हैं, एनर्जी के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो क्या हो गया, पेट्रोल किस टाइप का उदाहरण हो गया, ऊर्जा संसाधन हो गया। अगर सपोज कीजिए कि हम अपने अर्थ के नीचे से कोई माइन निकालते हैं, कोई खनिज निकालते हैं, तो ये क्या हो गया, खनिज संसाधन हो गया। ठीक है, अगर हम कोई वनस्पति का उपयोग कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वनस्पति संसाधन हो गया। वैसे ही अगर हम खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो खाद्य संसाधन हो गया। पशु और जीवन जंतु संसाधन के लिए हम करते हैं, तो ये आपको, जैसे अब कुत्ता कोई पालता है, ठीक है, ये पशु संसाधन हो गया।
जल संसाधन, अगर जल का उपयोग हम जल के लिए कर रहे हैं तो जल संसाधन, वन संसाधन हो गया, भूमि के लिए उपयोग कर रहे हैं तो भूमि संसाधन, मतलब जिस उद्देश्य के लिए आप करते हैं वो उसको संसाधन कहते हैं। ओके। एक होती है विकास के चरण के आधार पर, ठीक है, विकास के चरण के आधार पर देखिए सारे संसाधन जो है, अब ये संसाधन पे कितना ज्यादा वर्क हुआ है, कितना ज्यादा हम इसका, हमारे पास कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, हम उस किस हद तक उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे ये जो विकास के चरण के आधार पे संसाधन तीन तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहले होती है संभावित संसाधन, ठीक है, संभावित संसाधन, देखिए नाम ही में क्या लिखा, संभावी मतलब संभावना है, संभावना है, मतलब ये संसाधन हमारे पास है, संसाधन हमारे पास है, लेकिन हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीकी का विकास नहीं होने का हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जैसे बहुत बहुत सारे संसाधन हैं, ठीक है, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे आज से 50 साल पहले सोलर एनर्जी का कहाँ कुछ उपयोग करता था, आज लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क में सोलर एनर्जी का उपयोग हो रहा है, ठीक है, जैसे अभी आप देखिए जैसे बायोमास एनर्जी है, बायोमास एनर्जी मतलब जो आपने कभी पढ़ा होगा ना कि जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो हम कचरा फेंकते हैं, कचरा से एनर्जी निकाला जाएगा, तो नो डाउट कचरा से एनर्जी हम लोग बहुत जगह निकालते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकालते हैं, दिल्ली में भी बहुत जगह इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है मशीन जहाँ से हम कचरा से एनर्जी निकालते हैं, बट अभी ये ना उतनी फेमस नहीं हुआ है, ठीक है, तो अब जिसे कहा जाता है कि इंडिया के पास लॉट्स ऑफ पोटेंशियल है एग्रीकल्चर वेस्ट का, अगर अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेस हो जाए कि जितनी भी सारी एग्रीकल्चर वेस्ट हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट से अगर हम एनर्जी निकाल पाए तो हमारे पास बहुत सारे संभावित संसाधन है, जैसे बायोमास का, हमारे यहाँ वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, हमारी बहुत सारे शहर देखिएगा, जो वर्ल्ड का रैंकिंग है सबसे खराब गंदा शहर में हमारा बहुत ज्यादा टॉप 10 में हमको लगता है कि बहुत सारे सिटी हमारी हैं, तो अगर ये टेक्नोलॉजी बहुत अगर इजिली अवेलेबल हो जाए कि हम कचरा से एनर्जी निकाल लें तो हमारे पास बहुत ज्यादा संभावित संसाधन है, ठीक है, वैसे हो गया जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन का संसाधन अपार संभावना है, जैसे राजस्थान जो आपको हुआ, गुजरात हुआ, इस एरिया में आपको ये समुद्री बेल्ट है, तो समुद्री बेल्ट में अगर हम इसको पवन एनर्जी को नो डाउट हम उपयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि हम इसको ना अच्छे तरह से इफिशियंट वे में इसका उपयोग कर पाए, तो ये हमारी संभावित संसाधन होता है, ठीक है। एक होता है विकसित संसाधन, ठीक है, विकसित संसाधन क्या हो गया कि वैसे संसाधन जिनका उपयोग के लिए हमारे पास तकनीकी उपलब्ध है, ठीक है, और तथा उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, मतलब इसको कब कितनी उपयोग करना है सब कुछ हमारे पास है डाटा, ठीक है, मतलब ये संसाधन पे हम लोग पूर्ण तरह हम लोग विकसित हैं इस संसाधन का उपयोग करने के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं विकसित संसाधन। एक होती है संचित संसाधन, ठीक है, संचित संसाधन एक वैसे संसाधन जिसका हमारे पास तकनीक है, हमारे पास तकनीक है लेकिन हम अभी उसका उपयोग अभी आरंभ नहीं किए, क्यों आरंभ नहीं किए, हम उसको भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित अभी रखे हुए हैं, तो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है, देखिए संभावित संसाधन में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन संचित संसाधन में टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उपयोग नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, अभी हम उसको फ्यूचर के लिए स्टॉक में रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल देखिए भारत में बड़ी नदियों में अपार जल का भंडार है, परंतु उन सभी से विद्युत का उत्पादन अभी आरंभ नहीं किया गया, अभी हमने अभी नहीं उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास है, हमारे यहाँ इतनी ज्यादा रिवर है जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर में लॉट्स ऑफ पोटेंशियल है ये एनर्जी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हम अभी उसका उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हम अभी उपयोग नहीं कर रहे, ये थर्ड हो गया। चौथा हो गया देखिए अधिकार या स्वामित्व के आधार, ठीक है, मतलब मालिकाना हक समझते हैं, मालिक जो उसका मालिक कौन है, ठीक है, इस पे अधिकार किसका है उसके आधार पे ये आपको चार तरह के मतलब जो भी संसाधन है, जैसे पहला हो गया अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक संसाधन, सार्वभौमिक ये का यहाँ पे ना एक साथ लगा रहेगा, ठीक है, सार्वभौमिक संसाधन है, अंतर्राष्ट्रीय और सार्वभौमिक संसाधन मतलब ये ऐसे संसाधन है, ठीक है, जो संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, मतलब ये इस पे सबका अधिकार है, इस पे क्या है सबका अधिकार है, जैसे सौर ऊर्जा, अब सौर ऊर्जा में अब ऐसा नहीं कर सकता है ना कि अमेरिका कहे कि हम इंडिया सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं करेगा, ठीक है, अब चूंकि ये सबका है सौर ऊर्जा सब जगह करीब करीब है, ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन,
ठीक है, मतलब पर्यावरण के जो घटक हैं, ये सब जो है, जैसे जल हो गया, ये सब चीज, जैसे वर्षा हो गया। अब वर्षा अगर जहाँ जहाँ पे हो रही है, अब वो सबके लिए उस संसाधन का उपयोग है। ठीक है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता है, जहाँ जहाँ वर्षा हो रही है तो सबको करेगी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। राष्ट्रीय संसाधन मतलब जहाँ पे जो किसी एक राष्ट्र के सीमा के अंदर रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे खनिज हो गया, अब सपोज कीजिए खनिज इंडिया में यहाँ पाया जाता है, तभी अमेरिका थोड़े कहेगा कि ये मेरा संसाधन है, ये तो इंडिया का संसाधन कहलाएगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। एक होती है सामुदायिक संसाधन, मतलब जिसपे ना किसी वो एक समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है ना कि अमीर के लिए होगी, गरीब के, मतलब उस समुदाय के जो लोग हैं वो सब लोग इस संसाधन का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे गांव में चरने वाले जो मैदान होते हैं, जहाँ पे गाय भैंस चरती है, ठीक है, तो उसमें सभी की गाय भैंस वहां जाकर के चरेगी, ऐसा नहीं कि वहां पे कोई बार्गेनिंग है। ठीक है, जैसे जो आपको दफनाने का मैदान होता है, तो वहाँ सबके लिए है, जो जिनके भी रिलीजन में दफनाने का कंसेप्ट है, वो सब लोग वहां जाकर के करेंगे। अब गांव का तालाब है, ठीक, अगर वो गांव का गवर्नमेंट तालाब है, सरकारी तालाब है, तो पूरे गांव के जो भी गांव का समुदाय है, सबके लिए वो है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, जैसे पिकनिक स्पॉट हो गया, वो सबके लिए है ना। अब दिल्ली का चिड़ियाघर है, अब वो सबके लिए है। ठीक है, जो लोग टिकट कटा के जाएंगे सब कोई इसमें जा सकता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि इसमें है कि केवल दिल्ली वाले जाएंगे, पंजाब वाले नहीं जाएंगे, बिहार वाले नहीं जाएंगे, यूपी वाले नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ इसमें नियम कानून तो है नहीं। ठीक है, तो ये सब सामुदायिक संसाधन में आता है। ठीक है? एक होती है व्यक्तिगत संसाधन, मतलब जिसका मालिकाना हक ना किसी एक व्यक्ति के पास होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आपको क्या हो गया, जैसे आपका भवन हो गया, आपका घर हो गया, आपका घर आपका है। ठीक है, आपकी जमीन है तो आपकी जमीन है, आपकी पारिवारिक संपत्ति है तो आपकी संपत्ति है। ठीक है, अब इसमें उत्तम चरित्र आ गया, ईमानदारी आ गया, स्वास्थ्य आ गया, मानसिक क्षमता हो गया, कौशल, ये सब क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, तो ये आपको अधिकार के आधार पर संसाधन है। ठीक है, उपयोग की सततता के आधार पर, देखिए उपयोग की सततता के आधार पर आपको ये तीन तरह के संसाधन होते हैं। उपयोग की सततता के आधार पर मतलब अगर ये संसाधन है, ठीक है, अगर ये संसाधन है तो इसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आधार पे तीन तरह का होता है। एक होती है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन हो गया कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जल संसाधन के विभिन्न समय में विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। देखिए जल संसाधन चक्रीय संसाधन, क्योंकि जल का चक्रीय चलता है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि ओशन है, ओशन से इवोपरेट होकर जल ऊपर जाता है, फिर यहाँ क्लाउड बनता है, और क्लाउड से फिर रेन बन करके ये नीचे आके गिर जाता है, इस तरह से। तो ये चक्रीय संसाधन है। ठीक है, चलिए अब एक होती है अपार संसाधन, अपार या असमाप्य संसाधन। देखिए इसका नाम ही है असमाप्य संसाधन, मतलब वैसे संसाधन जो मानव उपभोग से समाप्त होने की संभावना नहीं है। ठीक है, मतलब इसका अगर मानव इसको उपयोग करे ना तो ये समाप्त जल्दी नहीं होने वाली है, इसीलिए इसको अपार संसाधन बोलते हैं। मतलब नहीं बोलते हैं कि अपार धन है, वैसे ही अपार है। जैसे सौर ऊर्जा, अब सौर ऊर्जा आप कितना भी पूरे पूरे वर्ल्ड में सोलर पैनल लगा लीजिए, तो ऐसा थोड़े कि सन भगवान सूरज भगवान उससे घुसा जाएंगे, बोलेंगे कि अब तो हम आएंगे नहीं, हमारा सारा एनर्जी खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपार है। ठीक है, जब तक सूरज है तब तक ये सौर ऊर्जा रहेगा। ठीक है, अब पवन ऊर्जा भी अपार संसाधन है, वर्षा है, ज्वार की शक्ति है, जल विद्युत है, ये सब अपार संसाधन है, ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं। ठीक है, इसकी देखिए इसकी क्वांटिटी खत्म नहीं होती, इसकी मात्रा खत्म नहीं होगी, इसकी क्वालिटी केवल आपको डिस्टर्ब आप कर सकते हैं। ठीक है, बट क्वांटिटी इसकी खत्म नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, तो सौर ऊर्जा में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा में क्या कीजिएगा, सपोज कीजिएगा सूरज, अब हमने क्या किया कि हमने कुछ ऐसा स्मोक हमने कर दिया, पूरा पॉल्यूशन हमने, डस्ट हमने पूरा फैला दिया, जंगल में आग लगा दी, तो क्या हो गया, पूरा यहाँ स्मोक आपको यहाँ क्रिएट हो गया। जब स्मोक क्रिएट हो गया तो सन तो बेचारे आए हुए हैं, सन कैसे थे, सन तो आए हैं, लेकिन सन की लाइट अर्थ पे नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपने डस्ट क्रिएट किया, तो आपने क्वालिटी खराब कर दिया। क्वांटिटी तो है, सन तो है, तो अपार संसाधन खत्म नहीं होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी खराब कर दी जाती है। ठीक है, जैसे यमुना रिवर देख लीजिए, यमुना रिवर में जल तो है ही, लेकिन जल की क्वालिटी हमने खराब कर दिया है। ठीक है, तो ये अपार संसाधन के बारे में। एक होती है समाप्य संसाधन। समाप्य संसाधन हो गया वैन के निरंतर उपयोग से समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि पृथ्वी पे इनके सीमित स्टॉक होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको समाप्य संसाधन बोलते हैं।
ठीक है, मतलब ये क्या होगा, इनका निरंतर उपयोग कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो समाप्य संसाधन दो तरीके के होते हैं, एक होता है गैर नवीकरणीय और एक होता है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, एक होती है मतलब गैर नवीकरणीय और दूसरी होती है नवीकरणीय संसाधन। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन, इसका एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, ओके। ऐसे संसाधन जिनको पुनः उत्पादित किया जा सके। देखिए नवीकरणीय मतलब नया किया जा सकता है, इसको ऐसे याद करिए, नवीकरणीय मतलब नया किया जा सकता है, मतलब वैसे संसाधन जिनका पुनः उत्पादित किया जा सकता है, अतः ये संसाधन असमाप्त होते हैं। ठीक है, मतलब इनको हम पुनः उत्पादित कर सकते हैं ऐसे संसाधन को, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ये जल्दी खत्म मतलब नहीं होते, मतलब जो हमारी लाइफ साइकिल है ना, जो हमारी जो अपनी जीवन काल है, उस जीवन काल में हम इसको पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, कृषि है, मिट्टी की उर्वरता है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव है, जलीय जानवर है, मनुष्य आदि, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ये है। अब एक होती है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय मतलब कि ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है, मतलब इनकी मात्रा देखिए पृथ्वी पर सीमित है। ठीक है, अच्छा ये बनती भी है ऐसा नहीं है, लेकिन जब बनती है ना, इसका पुनः निर्माण में बहुत लंबी अवधि लगती है, लाखों साल लगता है। ठीक है, दोबारा बनेगी ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं बनेगी, लेकिन लाखों करोड़ों साल बाद दोबारा बनेगी। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय, मतलब जिसको नया नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीजें होती है, इनका निर्माण अवधि भी लंबी होती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, जैसे आपको जैविक प्रजातियां, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या है, सीमित है। अगर कोयला का ज्यादा उपयोग कीजिएगा तो कोयला खत्म हो जाएगा। ठीक, कोयला बनता तो है, ठीक है, लेकिन अब कोयला बनेगा कब, लाखों करोड़ों ईयर बाद बनता है। ठीक है, तो ये चीजें अनवीकरणीय संसाधन होंगे। ठीक है, तो हो गया, चलिए ये हो गया। अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पढ़ेंगे भूमि संसाधन। ठीक है, आपके सिलेबस में है लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन। ठीक है, भूमि क्या है, भूमि एक सीमित संसाधन है। आपको पता है कि केवल 1/3 हमारी अर्थ की ही आपको लैंड है, सॉइल है, बाकी तो हमारी वाटर ही वाटर है, 2/3। ठीक है, तो एक सीमित संसाधन है जिस पर हम अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। हम क्या, हमारी सारी आजीविका हमारी इसी भूमि संसाधन से चलती है। हम यहीं पे रहते हैं, इसी पर उपजा करके यही चीजें खाते हैं। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है। भूमि एक मूल्यवान, एक सीमित संसाधन। ठीक है, भूमि संसाधन को कैसे किएगा, भूमि से उपलब्ध संसाधन को भूमि संसाधन कहते हैं। भूमि से क्या क्या उपलब्ध होती है, तो भूमि से क्या क्या उपलब्ध होती है, खनिज होती है, मिट्टी होती है, फसल होती है, वन उत्पाद होती है, औषधीय पौधे होते हैं, मानव बस्तियां होती है, आदि शामिल होती है। ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो मानव जाति को भूमि द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण साधन देखिए क्या क्या है। जैसे खनिज, खनिज हम कहाँ से निकालते हैं, भूमि से ही तो निकालते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पानी क्या होते हैं, अकार्बनिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। खनिज क्या होती है, खनिज अकार्बनिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ठीक है, खनिज क्या है, एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, मतलब अगर ये खत्म हो जाए तो ये दोबारा नहीं बनेगा, और बनेगा तो लाखों करोड़ों ईयर बाद बनता है। ठीक है, तो ये खनिज आपको गैर नवीकरणीय संसाधन है, बट ये भूमि संसाधन से ही, भूमि संसाधन के ही उदाहरण में आता है खनिज। ठीक है, 3 प्रकार के आपको पता होगा, धात्विक होती है, धातु होती है, खनिज ईंधन होते हैं। धातु मतलब जैसे कॉपर हो गया, लोहा हो गया, ये सब धातु हो गया। धातु जैसे बालू हो गया, पत्थर हो गया। ठीक है, खनिज में जैसे हो गया कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब खनिज आपको ईंधन संसाधन है। ठीक है, इवन मिट्टी भी क्या है, भूमि संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, मिट्टी भी क्या है, मिट्टी किसको बोलते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत होती है, जो पौधे के विकास के लिए प्राकृतिक माध्यम के रूप में कार्य करती है। मिट्टी में पांच, आपको मिट्टी मिट्टी का 5 कंपोनेंट होती है, घटक होते हैं। मिट्टी में क्या क्या चीजें होती है, मिट्टी में होती है अकार्बनिक कण, जैसे मिट्टी ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ना, ये जो कण है, ये कण दो तरीका से बनता है, इसमें अकार्बनिक कण भी होते हैं और प्राकृतिक पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, इसमें अकार्बनिक कण भी होंगे और प्राकृतिक पदार्थ भी होंगे इसमें। ठीक है, तो ये मिट्टी हो गया। इसमें वायु, जिसे जो ये जो सॉइल के पार्टिकल है ना, इस सॉइल के पार्टिकल में यहाँ बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस में क्या होती है, वायु होती है, एयर होती है।
अच्छा, ये जो मिट्टी का जो पार्टिकल है ना, ये अपने चारों तरफ ना इस तरह से वाटर पकड़ करके रखता है, तो इसको हम बोलते हैं जल। तो मिट्टी में जल भी होती है, और मिट्टी में आपको पता है बहुत विभिन्न तरह के जीव भी पाए जाते हैं। तो मिट्टी में 5 घटक होते हैं मिट्टी का। ठीक। और मृदा अपरदन किसको बोलते हैं? मृदा अपरदन क्या है? यही जो मिट्टी के ऊपरी भाग जो नष्ट हो जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं। जो कि मिट्टी का, देखिए मिट्टी का इस तरह से लेयर होती है, ये ओ लेयर है, ए लेयर है, बी लेयर है, सी लेयर है, आर लेयर है। तो ये जो टॉप लेयर है ना, यही टॉप लेयर क्या होती है? ये आपको यही आपको फर्टिलिटी लेयर होती है, उर्वरक शक्ति इसी लेयर में होता है। तो अगर ये टॉप लेयर का ही लॉस्ट होता है तो इसी को हम बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, तो ये मृदा अपरदन हो गया। अब जैसे फसल, जितनी सारी फसल हम कहाँ से लेते हैं? भूमि से भी लेते हैं। ठीक है, तो सारी जो फसल है ना, फसल एग्जाम्पल किसकी आ जाती है? भूमि की बदल जाती है। ठीक है। अब देखिए भूमि जो है, भूमि की सतह के लगभग 40% भाग किससे है? कृषि से। आपको कृषि होती है। भूमि की जितनी भूमि है अर्थ पे, उसके 40% भाग हम क्या करते हैं? कृषि, मतलब कृषि करते हैं, मतलब फसल उगाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा ये फसल संसाधन है। जो हमारी प्राकृतिक वन उत्पाद है, ये भी हमारी क्या है? भूमि संसाधन की है। ठीक है, ये जो हमारी जितनी सारी औषधीय पौधे हैं, ये सब क्या है? भूमि से ही निकलती है, ये भूमि संसाधन कहीं आती है। ठीक है। अब जितने सारे वन आधारित या लकड़ी वाले उद्योग हैं, ठीक है, ये सब किससे? ये सब भूमि संसाधन का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप इसको देख लीजिए, इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको वेरी इजी लैंग्वेज में लिखा हूँ। ठीक है, इसलिए इसको समझने में कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको भूमि संसाधन कुछ हो गया। एक आपके टॉपिक में पढ़नी है भूमि आवरण, लैंड कवर। भूमि आवरण, ठीक है, भूमि आवरण क्या है? भूमि आवरण पृथ्वी की सतह पर मौजूद भौतिक पदार्थ है। मतलब ये सपोज कीजिए कि भूमि है, तब भूमि के ऊपर जो कुछ भी है, इसी को हम क्या बोलेंगे? भूमि आवरण बोलते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो पृथ्वी है ना, जो भूमि है, भूमि किस चीज से ढका हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे? भूमि आवरण बोलेंगे। तो किससे किससे ढक सकती है? सपोज कीजिए कि यहाँ पे जंगल ऐसे ऐसे लगा हुआ है, तो भूमि किससे ढकी हुई है? वनस्पति से ढकी हुई है। या सपोज कीजिए कि ग्रास से लगा हुआ, पूरा घास लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? भूमि भूमि किससे ढकी हुई है? ग्रास से, घास से ढकी हुई है। तो वनस्पति हो गया। या हो सकता है कि ये भूमि है, इसमें पानी लगा हो, तो पानी से ढकी हो, गीली मिट्टी से हो। या हो सकता है कि शहरी बुनियादी, यहाँ पे हम जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में पूरा कंक्रीट का घर ही घर मिलेगा, तो क्या बोलेंगे? दिल्ली की भूमि किससे ढकी हुई है? शहरी बुनियादी ढांचा से ढकी हुई है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, भूमि आवरण हो गया। ठीक है, भूमि कवर को हम लोग 17 वर्गों में डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, ये जो आईजीबीपी है, इन्होंने 17 वे क्लासिफाई किया है। जैसे वन हो गया, जंगल हो गया, झाड़ी हो गया, घास का मैदान हो गया, आर्द्र भूमि हो गया, रेगिस्तान हो गया। ठीक है, शहरी बुनियादी ढांचा हुआ, इस तरह से 17 वर्ग है। ठीक है, टोटल हमारी वैश्विक जो पूरे वर्ल्ड की जो भूमि कितनी है? 13.2 अरब हेक्टेयर है। इसमें से 12% भूमि पे खेती होती है, 28% भूमि जंगल है, और 35% भूमि पे क्या है? घास के मैदान और उर्वरक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, भारत की कुल भूमि कितनी है? करीब करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये जिसमें मैदान 43 है, पर्वतीय से पठार 27%। ये भूमि कब हो गया। अच्छा, एक होती है भूमि उपयोग में बदलाव। ठीक है, अब देखिए आपने भूमि कवर पढ़ लिया। भूमि कवर में आपने पढ़ा कि इधर वनस्पति से ढकी हो सकती है, पानी से ढकी हो सकती है, किसी भी चीज से ढकी होती है। ठीक है, भूमि उपयोग क्या होता है? भूमि उपयोग उस उद्देश्य को संदर्भित करता है जो हम भूमि का उपयोग करता है। अब हम भूमि का उपयोग जिस चीज के लिए करेंगे, वही क्या हो गया? भूमि का उपयोग हो गया। इधर हम जैसे हमें इसको आवास के लिए कर सकते हैं, अपना घर बना के रह रहे हैं, या हम कृषि के लिए कर रहे हैं, तो हम कृषि का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गया, भूमि उपयोग हो गया। ठीक है, भूमि का उपयोग हम अपने फायदा के लिए करने लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भूमि कवर और भूमि उपयोग में थोड़ी बहुत अंतर होती है। ठीक है, जैसे भूमि, सब ये एग्जाम्पल समझिए। सपोज कीजिए कि घास का मैदान है। ठीक है, तो घास का मैदान है, तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? कि भूमि कवर है। वहां की भूमि किससे कवर है? घास के मैदान से कवर है। लेकिन जब हम इसी भूमि को हम उपयोग कर दिए किसमें? टेनिस कोर्ट में हमने कर दिया। तो देखिए टेनिस कोर्ट में भी क्या होती है? घास का मैदान ही तो होता है, लेकिन उसमें वो जो घास होती है ना, वो हम अपने अनुसार लगाए हुए हैं। वहां पे हम हमने अपने अनुसार घास को जर्मिनेट किया है। उसी टाइप के घास हम लगाते हैं जिसमें हम टेनिस खेल सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया? इसी घास का मैदान का हमने क्या कर दिया? भूमि का उपयोग कर लिया, है घास ही का। ठीक है, लेकिन हम अपने अनुसार उसको उपयोग कर लिए, तो ये भूमि उपयोग हो गया। ठीक है, तो
इसी को हम बोलते हैं भूमि उपयोग में बदलाव एक करना। भूमि उपयोग में बदलाव का अर्थ क्या हो गया कि मानव द्वारा भूमि के आर्थिक उपयोग के लिए स्थलीय भूमि का रूपांतरण, मतलब जो भूमि का मेन जो काम है उसको हम क्या करते हैं, उसको रूपांतरण करके हम इकोनॉमिक गेन करने लगे। जैसे घास का मैदान था, घास का मैदान को हमने अपने ढंग से वहां घास लगाया और वहां पे हमने टेनिस खेलने लगा, तो उसका हम आर्थिक उपयोग कर लिए ना। लाखों करोड़ रुपए लोग आज कमाते हैं टेनिस खेल कर। तो ये चीजें हो गया। अच्छा, ये जो भूमि का उपयोग का जो होती है, भूमि का उपयोग ये किस पे निर्भर करता है। सपोज कीजिए कि यहाँ की ये जो भूमि है, इस भूमि का उपयोग हम किसके लिए करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है। तो ये डिसाइड होती है दो तरीके से। एक होती है भौतिक कारक होती है, जैसे यहाँ की जलवायु क्या है, यहाँ के मिट्टी के प्रकार क्या है, यहाँ की भू आकृति क्या है, उसके आधार पे डिसाइड होगा कि भूमि का हम उपयोग कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे काली मिट्टी है, जब काली मिट्टी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शुगर केन लगाएंगे, क्योंकि शुगर केन जो होती है, गन्ना की खेती काली मिट्टी में ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उस तरह का हम मिट्टी का उपयोग करेंगे। सपोज कीजिए कि रेतीली भूमि है, तो वहां पे हम दूसरे तरह के प्लांट लगाएंगे जो रेत पे होते हैं। तो ये भौतिक सेकंड होती है मानवीय कारक भी डिपेंड करती है। मानवीय कारक में जैसे जनसंख्या घनत्व हो गया, हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारी परंपरा क्या कहती है, हम अपनी परंपरा के अनुसार भी भूमि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको भूमि उपयोग हो गया। अच्छा, ये जो भूमि उपयोग, अच्छा ये जो भूमि उपयोग में जो हम बदलाव कर रहे हैं ना, फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक महत्व के लिए जो हम भूमि उपयोग में बदलाव कर रहे हैं, इससे क्या पर्यावरणीय प्रभाव हो रही है, ये आपको पढ़नी है। व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द लैंड यूज चेंज। ठीक है, अब सपोज कि आपको तो अच्छा लग रहा है कि हमने घास के मैदान को टेनिस कोर्ट बना के हम पूरा डेवलप कर लिए, ठीक है, लेकिन आपने डेवलप तो कर लिया, आप उससे बहुत ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, लेकिन इससे नेचर को क्या नुकसान हो रही है वो भी आपको समझनी चाहिए। इससे नेचर का जो नुकसान हो सकती है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, जैव विविधता का हानि हो सकता है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण इंक्रीज होंगे। ठीक है, बड़े बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, ठीक है, भूमि क्षरण हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, ठीक है, अपशिष्ट एकत्रीकरण हो रही है। ठीक, इन सभी समस्याओं ने मानव स्वास्थ्य, कल्याण और आजीविका को बहुत प्रभावित किया। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, जो भूमि का नेचर है ना, भूमि के उपयोग में जल्दी बदलाव नहीं करने चाहिए। ठीक है, फॉर द इकोनॉमिक। ठीक है, तो आपको इसीलिए आपको ईवीएस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि अब देखिए, जो भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, ये सब एक अपना कंपोजिशन में रहते हैं। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ये कंपोजिशन को चेंज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको भूमि बदलाव कारण। एक टॉपिक आपको पढ़नी है, मृदा निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब देखिए क्या होती है। जैसे आपको पता है कि ये जमीन है, ठीक है, अब ये सपोज कीजिए कि जमीन है, जमीन को हम खेती कर रहे हैं, तो एक खेती करते हैं ना, तो एक खेती का एक अपना होता है ना, कि अगर हमको 1 एकड़ का खेत है, तो 1 एकड़ में हमको इतना केजी हमको चावल होगा, इतना केजी उसमें गेहूं होगा, इतना केजी चना होगा, एक अपना एक अनुमान रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादन क्षमता, इसको बोलते हैं उत्पादक क्षमता। हर एक भूमि का अपना उत्पादक क्षमता होती है, और जब यही उत्पादक क्षमता में गिरावट हो जाती है ना, तो इसी गिरावट को हम क्या बोलते हैं, मृदा निम्नीकरण। ठीक है, मतलब मृदा का उत्पादक क्षमता गिर गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो मृदा निम्नीकरण क्या हो गया कि मानव द्वारा भूमि का अति दोहन के कारण भूमि की उत्पादक क्षमता में अस्थायी या अस्थायी गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, मतलब उसका एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, लगभग 5 बिलियन हेक्टेयर भूमि, पृथ्वी की वनस्पति सतह का लगभग 43% भाग मृदा निम्नीकरण हो गया। सोचिए, जो हमारी पृथ्वी की पूरी जो वनस्पति सतह है, उसका 43% भाग ऑलरेडी मृदा निम्नीकरण हो गया है। अच्छा, मृदा निम्नीकरण से देखिए क्या क्या हो रही है। मानव जाति के लिए भोजन, लकड़ी, फाइबर, ईंधन, बायोमास, जैव विविधता आदि सामानों की आपूर्ति की क्षमता को कम किया है। मतलब अगर अगर सॉइल की उपजाऊ क्षमता कम हो जाए, तो ये सब चीजें आपको प्रभावित होगी ना। हमको भोजन कहाँ से मिलेगा, हमको लकड़ी कहाँ से मिलेगी, हमको फाइबर कहाँ से मिलेगा, हमको ईंधन कहाँ से मिलेगी। तो सब कुछ से प्रभावित हो रही है मृदा निम्नीकरण से। ठीक है, मृदा निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या क्या है। तो मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण, सबसे पहला तो मृदा अपरदन हो गया। ठीक है, मृदा अपरदन मतलब लॉस ऑफ द टॉप सॉइल। ये जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल लॉस हो रहा है, तो भूमि का क्षरण हो गया। अब ऐसे मौसम पैटर्न या जलवायु परिस्थिति है, जलवायु में अचानक से परिवर्तन हो रही है,
ठीक है, तो उससे भी मृदा क्षरण होती है। वनों की कटाई से, सूखा और बाढ़ से, आधुनिक कृषि पद्धति से भूमि का क्षरण हो रहा है। आधुनिक जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होती है, जैसे हरियाणा पंजाब में आजकल जो जो आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हो रहा है, हरित क्रांति जो हुई है, हरित क्रांति में आप क्या कर रहे हैं, एक्सेस फर्टिलाइजर उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं। तो उस कीटनाशक के उपयोग से क्या हो रही है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता दिन ब दिन घट रही है, मतलब मृदा निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है, मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है, बहरा शहरीकरण, ये सब चीजें प्रमुख कारण है जिसके चलते मृदा का निम्नीकरण या भूमि का क्षरण हो रही है। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। मृदा निम्नीकरण जिसे न केवल प्रभावित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का को बहाल करने के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि मानव समाज में आर्थिक विकास और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए भी ये बहुत आवश्यकता है। तो भूमि को क्षरण से रोकना बहुत जरूरी है। फिर एक टॉपिक है मृदा अपरदन। मैंने हालांकि आपको बता दिया, ये जो मृदा हमारी ऐसे ऐसे होती है, ओ लेयर है, ए लेयर है, बी लेयर है, सी लेयर है, आर लेयर है। ठीक है, तो ये जो हमारी ये जो लेयर है, ये हमारी टॉप लेयर होती है। और जो यही टॉप लेयर की जो लॉस होती है ना, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। ठीक है, मतलब मृदा के ऊपरी भाग या मिट्टी की उर्वरा शक्ति के नष्ट होने को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी में देखिए, इसी में क्या होती है, कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व के परिवहन होती है। ठीक है, अच्छा, ये दो तरह के होते हैं मृदा अपरदन, एक होती है सामान्य अपरदन, एक होती है त्वरित रेखा। मतलब सामान्य अपरदन जो प्राकृतिक परिस्थितियों में अपने आप होती है, ये बहुत धीमी गति से होता है। एक होती है त्वरित, त्वरित मतलब जो हमारे द्वारा होती है, और ये बहुत तेज होता है। मृदा अपरदन का कारण क्या क्या है, जैसे बहता पानी। ठीक है, बहता पानी ये कारण है, भूमिगत पानी कारण है, चलती बर्फ, जैसे ये जो रिवर है, ये रिवर बहती है। ठीक है, अगर पानी फ्लो करेगा तो आपको क्या होगा, जब पानी फ्लो करेगा तो ये धीरे धीरे यहाँ से काटते रहती है, तो बहता पानी। भूमिगत पानी भी आपको, भूमिगत पानी वहां पे मृदा अपरदन करती है जहाँ की जो अपर जो सॉइल, सपोज कीजिए सॉइल है, ठीक है, और इधर नीचे आपको क्या है, भूमिगत जल है। तो अगर ये आपको जो है, अगर ये आपको ये जो रॉक की बनी हुई है ना, लाइम लाइम रॉक की बनी है ना, लाइम स्टोन की जो अगर ये बनी हुई है, तो जाके इसके चलते क्या होता है ना, ये मृदा अपरदन होती है। ठीक है, बर्फ के चलते, ठीक है, सपोज कीजिए कि जो माउंटेन है, माउंटेन से अचानक से बर्फ आपको पहाड़ करके टूटा के गिरा, तो ये जो बर्फ जब ऊपर से गिरती है ना, तो ये मृदा को आपको काटते, मृदा अपरदन करने चल जाती है। हवा भी आपको करती है, डेजर्ट एरिया में एयर से भी आपको, विंड से भी आपको क्या होती है, मृदा अपरदन होती है। आपको पता है कोस्टल एरिया में जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो जो हमारी जो इंडिया के सब तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में समुद्र की लहर से भी आपको मृदा अपरदन होती है। कुछ जैविक एजेंट भी होते हैं जो मृदा अपरदन में हेल्प करते हैं, जीव जंतु भी मृदा अपरदन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर सपोज कीजिए कोई एरिया है, यहाँ पे ग्रासेज लगा हुआ है, अगर इस ग्रासेज में अगर हम ओवर ग्रेजिंग कर देंगे, मतलब जो ओवर ग्रेजिंग कौन करेंगे, जानवर करेंगे। अगर इस जानवर इस सारा घास को खा गए, चर गए, ठीक है, तो अभी क्या होता है, मिट्टी मिट्टी डायरेक्टली एक्सपोज हो गया ना इन्वायरमेंट का। पहले ग्रासेज था, तो ग्रासेज ढकी हुई थी मिट्टी, अब ग्रासेज को जानवर ने खा गए। ठीक है, तो ये जैविक एजेंट हुआ ना, अब मिट्टी अचानक से क्षरण हो जाएगा इसका। तो ये है एक टॉपिक आपको पढ़नी, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण देखिए, मतलब मरुस्थल का बनना। मरुस्थलीकरण क्या हो गया, मरुस्थल का बनना। ठीक है, तो मरुस्थल निर्माण की ओर ले जाने वाली एक प्रक्रिया है जहाँ पे शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि की उत्पादक क्षमता 10% या उससे अधिक गिर जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इमरी सॉइल है, ये सॉइल की एक अपना उत्पादक क्षमता होती है कि सॉइल में इतना केजी ये होगा। तो अगर उसकी जो उत्पादक क्षमता है, और अगर उत्पादक क्षमता अगर डिक्रीज हो रही है, तो मतलब मृदा क्षरण हो रही है। अगर यही जो डिक्रीज हो रही है, अगर उत्पादक क्षमता ये अगर 10% से ज्यादा डिक्रीज हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे, इस मिट्टी का मरुस्थलीकरण हो गया, डिजर्टिफिकेशन हो गया। इसकी क्या विशेषताएं हैं, जैसे वनस्पति में कमी होने लगे, भूजल का ह्रास होने लगे, ये जो मिट्टी में सॉल्ट के कंसंट्रेशन बढ़ने लगे, या मिट्टी का कटाव ज्यादा होने लगे, तो हम बोलेंगे कि मरुस्थलीकरण हो रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण वही हो जाएगा, डिफोरेस्टेशन हो गया, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन हो गया। कुछ जलवायु कारक भी होता है। जलवायु कारक में जैसे छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र होती है, जैसे सपोज कीजिए कि माउंटेन है, ठीक है, ये हमारी इंडिया है, ये हमारा इक्वेटर है। देखिए इंडिया में मानसून ऐसे आता है, यहाँ से ऐसे घूम जाता है, तो ये साउथ वेस्ट इंडिया में मानसून आती है। यहाँ पे होती है, ये हमारे क्या होती है यहाँ पे, ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है। तो सपोज कीजिए कि ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी मान लीजिए कि क्या है, वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट। तो यहाँ से ऐसे रेन आ रही है,
तो इस एरिया में तो वर्षा ज्यादा होती है, इस एरिया को बोलते हैं छाया क्षेत्र। मतलब वर्षा यहाँ से ऊपर जाकर के इधर आ नहीं पाती है, इसलिए इसको छाया क्षेत्र। तो यहाँ की लैंड में ना मरुस्थलीकरण होने की संभावना ज्यादा है। यह महाद्वीप का मध्य भाग, जैसे हमारे इंडिया में आपको यहाँ पर लद्दाख यहाँ पे है, तो अगर वर्षा यहाँ से ऐसे जाती है तो भी यहाँ पे पहुंच नहीं पाती है, अगर वर्षा यहाँ से ऐसे जाती है तो भी लद्दाख तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो चूंकि लद्दाख का है पूरा एकदम से मध्य भाग में, पूरा मतलब दूर है कोस्टल एरिया से, ये हो गया। या एक उच्च दाब की पेटी होती है, जैसे ये हमारा जो हो गया, तो ये जो 30 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है ना, यहाँ पे वर्षा कम होता है, तो यहाँ पे मरुस्थलीकरण होने की संभावना ज्यादा होती है। चलिए, एक आपको पढ़नी है वनोन्मूलन, वन की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो देखिए डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को कैसे आप बोलिएगा। ठीक है, तो भूमि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या, देखिए ये आपको हो गया, ये सॉइल हो गया। अब सॉइल पे इस तरह से बहुत सारे फॉरेस्ट लगे हुए, ये क्या है, बहुत सारे आपको छोटे छोटे फॉरेस्ट लगे हुए। ठीक है, तो फॉरेस्ट लगे हुए हैं। तो पेड़ों को अगर अस्थायी रूप से हटाने को वनों की कटाई या वनोन्मूलन करते हैं। वनोन्मूलन, वनों की कटाई किसको बोलते हैं, ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, अगर हम फॉरेस्ट को कंप्लीटली अगर अस्थायी रूप से हटा दिए तो उसको हम क्या बोलें कि वनों की कटाई हो गया। अच्छा, इसको इसका उद्देश्य क्या होती है, इसका दो उद्देश्य होता है। या तो हमको ये लकड़ी चाहिए थी, या हमको ये जमीन के नीचे हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल गई, जैसे सपोज कीजिए गोल्ड का माइन मिल गया, डायमंड का माइन मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया, तो अब इसको हमको निकालने के लिए सारा मिट्टी हटाना पड़ेगा, तो पेड़ भी हटाने पड़ेंगे। तो दो चीजें होती है। ठीक है, तो ये वन का वन, जो वन को काटने का क्या कारण है, क्यों हम वन को काटते हैं, तो कुछ प्रमुख कारण हमने लिखा है, जैसे कृषि का विस्तार, हमको खेती के लिए ज्यादा जमीन चाहिए तो हम वन को काटते हैं। ठीक है, हमको बुनियादी ढांचे का निर्माण करनी है, हमको बांध बनानी है, सड़क बनाना है, रेलवे बनाना है, खेल के मैदान बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास अब कुछ जमीन बचा नहीं है, तो हम जंगल को ही काट कर जमीन बनाते हैं। हमको लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है तो हम जंगल काटते हैं। ठीक है, ईंधन को हमको उपयोग करती है, जंगल काटते हैं। ठीक है, खनन का उपयोग करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे गोल्ड मिल गया, डायमंड मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया, तो हम इसको वन को काटेंगे। कभी कभी जंगल में आग लग जाती है, इससे भी आपको वन की हानि होती है। ये सब चीजें, ठीक है। एक आपके पास टॉपिक पढ़नी है आपको, इम्पैक्ट ऑफ द माइनिंग, खनन के प्रभाव। ठीक है, ये एक आपके पास टॉपिक है। खनन, खनन देखिए होता है, मैंने आपको बताया खनन क्या होती है। ठीक है, सपोज कीजिए कि है, ठीक है, अब इसके नीचे हमको कोई चीज इंपॉर्टेंट मेटल मिल गया, हो सकता है प्लेटिनम मिल जाए, डायमंड मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, या हमको कोई पेट्रोलियम मिल गया। हमको क्या मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया। ठीक है, तो ये हमको कुछ इंपॉर्टेंट हमको मिल गया, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको खनन करके यहाँ से बाहर निकालें। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने ऐसे खनन कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ये पूरा मिट्टी को काट करके, ठीक है, ये पूरा हमने मिट्टी को यहाँ से निकाल कर अब इसको हम खनन करके बाहर निकालें। ठीक है, तो आपको केवल पढ़नी है खनन का प्रभाव क्या होगा। ठीक है, तब देखिए खनन का प्रभाव क्या हो सकता है। आप सपोज कीजिए कि पूरा जंगल था, ये पूरा सपोज कीजिए कि जंगल था, कुछ भी था, आपने यहाँ पे यहाँ का मिट्टी आपने निकाला, आपने यहाँ खनन करना चालू किया, तो सबसे पहले पर्यावरण पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो पर्यावरण पे प्रभाव क्या होगा कि जो एवरी टाइप ऑफ पॉल्यूशन है, जितनी सारी आप प्रदूषण का नाम जानते हैं, वायु प्रदूषण हो गया, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे खनन कीजिएगा तो डस्ट पार्टिकल सब बहुत सारे उड़ेंगे, यहाँ मशीन आएगा तो उससे आपको स्मोक रिलीज होगा, तो उससे वायु प्रदूषण होगा, इससे जल प्रदूषण भी होगा, इससे मिट्टी भी प्रदूषण होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मिट्टी आप हटा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे हेवी मशीन लेके आ रहे हैं, तो पेट्रोल गिराइएगा, डीजल गिराइएगा, ग्रीस, बहुत सारी चीजें आप गिरेगा, हेवी मेटल से मिलेगा, तो मिट्टी में प्रदूषण होती है, साथ साथ नॉइज पोल्यूशन होगी। अच्छा, हो सकता है कि इसके नीचे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर इसको बाहर निकालिएगा तो रेडियो धर्मिता प्रदूषण भी आपको हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी जैसे कोयला का जो खदान होती है, कोयला के गाद में भूमिगत आग लग जाती है, तो ये भी तो पर्यावरण पे प्रभाव हुआ, या मृदा का अपरदन हो जाएगा इससे। ठीक है, मृदा अपरदन तो होगी, क्योंकि आप सॉइल यहाँ से निकालिएगा तो टॉप लेयर की तो लॉस होगी ही होगी। कभी कभी भूस्खलन भी हो जाती है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि अ, आपने क्या किया कि यहाँ पे अंदर से कोयला निकाल दिए, जैसे झरिया है, झरिया में क्या, झरिया में ऊपर शहर है, हम नीचे से कोयला निकाले हुए हैं। ठीक है, तो पता चला कभी हाई प्रेशर पड़ा, ये पूरा झरिया शहर नीचे चल जाएगा, तो कभी कभी भूस्खलन भी हो जाती है। ठीक है, कभी कभी आपको भूजल संदूषण हो जाता है, कंटामिनेशन होती है। अब सपोज कीजिए कि सपोज कीजिए कि आपको ये है, ठीक है, आपने यहाँ पे ऐसे माइनिंग, आपने आपने यहाँ पे ऐसे माइनिंग करके आप यहाँ से सॉइल निकाल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ नीचे आपको ग्राउंड वाटर हो,
ठीक है। तो आप इतना नीचे आ गए ना, तो आपको यहाँ से ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है यहाँ से, तो ये सब प्रभाव पड़ सकता है। एक होती है जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैव विविधता पर देखिए क्या पड़ेगी। सबसे पहले आप जितने सारे पेड़ काटे हैं, तो पेड़ काटिएगा तो वनस्पति के नुकसान तो करा ही करा है, साथ में अब वनस्पति पे जितने सारे जीव जंतु निर्भर थे, वो सारे जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे, तो उनका भी तो नुकसान हुआ ना। अब सपोज कीजिए कि हाँ मैंगो का पेड़ है, तो हो सकता है कि मैंगो का आम खा करके बहुत जीव जंतु यहाँ पे जिंदा होंगे, तो उन भी तो नुकसान करेंगे ना, ठीक है। या कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट होंगे, कोई ऐसे एनिमल हो जो इंडेमिक हो, स्थानीय प्रजाति हो, ठीक है, स्थानीय प्रजाति हो, इंडेमिक हो, ठीक है, तो उसका भी लॉस हो जाता है, ठीक है। इंडेमिक अगर कोई कोई अगर है तो उसका भी लॉस यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो भी इंडेमिक प्रजातियों का लॉस हो जाती है, क्योंकि हो सकता है केवल ये ही पर पाई जाती है, और आपने यहाँ पे क्या कहते हैं डिफोरेस्टेशन कर दिया, तब ये पूरे अर्थ से खत्म हो जाएंगे ना, तो जैव विविधता विलुप्त भी हो सकती है, या रोग की घटना बढ़ जाएंगे, ठीक है। रोग जो मतलब जीव जंतु में जो रोग लगने की जो कारण है ना, डिजीज कॉजिंग, बहुत सारे डिजीज, आपको तरह तरह के डिजीज फैलना चालू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन होगा तो डिजीज भी फैलेगा। प्राकृतिक वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वन पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो प्राकृतिक वनस्पति का नुकसान तो होगा ही होगा, वनों की कटाई होगी, जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाएगी। अब सपोज कीजिए कि हम माइनिंग कर रहे हैं यहाँ से, आप यहाँ से माइनिंग करके बाहर निकाल रहे हैं, और बगल में पता चलेगा कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आपको क्या है, आपको जंगल है, ठीक है, तो यहाँ आग लगने की संभावना बढ़ सकती है ना, ठीक है। और वन की वृद्धि प्रभावित होगी, जो एक ग्रोथ था एक फॉरेस्ट का वो प्रभावित होगा। अच्छा, जो अब सपोज कीजिए कि यहाँ जो नियर अबाउट है, ठीक है, अब सपोज कीजिए कि जो अगर किसी एरिया में अगर आप माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि इस एरिया में आपको क्या होंगे, इस एरिया में आपको हो सकता है कि आपको, एक मिनट, यस, अब सपोज कीजिए कि इस एरिया में हमने क्या किया, माइनिंग कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ से पूरा माइनिंग किया, तो हो सकता है कि यहाँ पे किसी का अपना घर हो, या यहाँ पे किसी का क्या हो, अपना गांव हो, ठीक है, तो जो स्थानीय समुदाय है, जो लोकल कम्युनिटी है, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा तो अतिक्रमण और निकासी की समस्याएं होंगी, मतलब हो सकता है कि इनका यहाँ पे घर था, इनका गांव होगा, इस गांव के नीचे आपको सपोज कीजिए कि सोना मिल गया, चांदी मिल गया, हीरा मिल गया, बहुत सी बहुत बढ़िया बढ़िया पेट्रोल मिल गया, तो अब सरकार तो बोलेगी ना कि भाई चलो तुम यहाँ से यहाँ रह जाओ, हम अपना यहाँ से जो जो भी इसके नीचे जो बहुत महंगे महंगे मेटल मिले हैं उसको निकालते हैं, तो इनको यहाँ से निकासी की समस्याएं होगी, क्योंकि एक गांव को यहाँ से हटा करके दूसरे जगह बसाना इतनी आसान बात थोड़े है, निकासी की समस्याएं होगी। अच्छा, निकासी तो आप कर दिए, तो उसमें पुनर्वास के मुद्दे हो जाएंगे, इनको यहाँ पे कैसे रखें, बहुत तरह के मुद्दे क्रिएट हो जाते हैं पुनर्वास में, ठीक है, बहुत तरह के मुद्दे क्रिएट होते हैं पुनर्वास में, तो पुनर्वास के मुद्दे भी यहाँ क्रिएट, जैसे सपोज कीजिए कि हो सकता है कि यहाँ पे किसी को 4 स्टोरी बिल्डिंग होगा, 4 तल्ला यहाँ पे मकान होगा, तो अगर यहाँ से यहाँ उसको शिफ्ट कीजिएगा, तो वो तो बोलेगा ना कि हमको यहाँ पे 4 स्टोरी का ही मकान बना करके दीजिए, और चलिए सरकार ने 4 स्टोरी का मकान भी इनको दे दिया, तो यहाँ पे एक और मुद्दा क्रिएट हो जाती है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 स्टोरी में खुद रहता था, 2 स्टोरी में रेंट पर लगाया होगा, हो सकता है यहाँ पे, तो इसको हो सकता है कि यहाँ पे 2 स्टोरी से इसको यहाँ पे 10,000 रुपया रेंट मिलता होगा, तो अब वो यहाँ पे क्या कहेगा कि हमको इतना बड़ा मकान दीजिए कि हमको 10,000 रुपया रेंट है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे 4 स्टोरी बने तो इसको 2,000 रुपया रेंट है, अगर आप गांव साइड में और उसको भेज दिए तो बहुत तरह के पुनर्वास के मुद्दे होते हैं। सबसे बड़ा पुनर्वास का मुद्दा तो ये हो जाती है, ठीक है, सपोज कीजिए कि एक ए बी है, एक बी पड़ोसी है, तो दोनों पड़ोसी सोचता है ना कि हम यहाँ पे साथ साथ रहें, ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों को साथ साथ देनी पड़ जाती है, तो बहुत सारी मुद्दा होती है। या हो सकता है हर एक गांव में एक अपना अपना देवी देवता होते हैं, तो अब गांव के लोग बोलते हैं हमको लेके चल रहे हो तो हमारे देवी देवता को भी लेके चलो, तो पुनर्वास के तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं होती हैं, ठीक है। अब हर एक गांव में देखिएगा काली माँ का मंदिर होगा, शंकर जी का मंदिर होगा, तो अब गांव के लोग बोलते हैं तुम मेरा पूरा गांव यहाँ लेके आए हो, तो अब सरकार को बोलते हैं कि भाई अब हमारी काली माता को भी यहाँ लेके आइए, हमारे शंकर जी को भी लेके आइए, तो बहुत तरह की मुद्दाएं यहाँ पे क्रिएट होती है। सबसे बड़ा स्वास्थ्य संबंधी खतरा यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पूरी आपको यहाँ से यहाँ सबको लेके जाना है, तो यहाँ का 10-10 किलोमीटर दूर, 20-20 किलोमीटर दूर लेके जाया जाता है, तो बहुत सारा ना आपको हेल्थ संबंधी समस्याएं आ जाती है, दुर्घटनाएं भी हो सकती है।
सपोज कीजिए कि आपने यहाँ हटाया नहीं, सपोज कीजिए यहाँ पे इनका घर था, ठीक है, लेकिन अब दुर्घटनाएं भी तो हो सकता है कि इनका मवेशी यहाँ पे घूमते घूमते आया, गड्ढा में आके गिर गया, इनका कोई बच्चा ही आके गड्ढा में गिर गया, तो दुर्घटना भी इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, खनन के प्रभाव आप इतना इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, सेम क्वेश्चन आपको एक आती है, सपोज कीजिए कि कोई रिवर है, अब इस रिवर को हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया बांध, ठीक है। अब बांध बनाने का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सेम वही प्रभाव पड़ती है जो आपको प्रभाव पड़ती है, आपको ये पड़ती है जो माइनिंग, जो खनन का जो प्रभाव होती है। अच्छा, बांध क्यों बनाया जाएगा, बांध क्यों बनाई जाती है रिवर में, रिवर को बांध बनाने का कुछ प्रमुख देखिए उद्देश्य क्या क्या होती है। जैसे पीने की समस्याएं हो, पानी के लिए तो हम बांध बनाते हैं, औद्योगिक उपयोग हेतु जल की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम बांध बनाते हैं, या सिंचाई के लिए उपयोग हो, बाढ़ नियंत्रण के लिए, जल विद्युत के लिए, या कभी कभी हम नेविगेशन के लिए भी बांध बनाते हैं, ठीक है, कभी कभी मनोरंजन के लिए भी बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब बांध बनाने का उद्देश्य होती है कि हम प्रमुख ये कारण है जिसके चलते हम बांध बनाते हैं, ठीक है। अब ये बांध बन गए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वही सबसे पहला आपको प्रभाव क्या होगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पर्यावरण पर वही होगा, जल, मिट्टी, शोर आदि जैसे प्रदूषण बढ़ जाएगी। अब बांध बनाइएगा तो सबसे पहले वाटर पोल्यूशन होगा, यहाँ की मिट्टी पोल्यूशन होगी, यहाँ जो हेवी मशीन आएंगे तो शोर होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखिए एक रिवर है ना, तो एक रिवर की अपनी फ्लो रेट होती है, बहने का एक अपना गति होता है कि इस रेट से वहां पर पानी बहेगा, पानी का फ्लो होगा, पानी का प्रवाह होगा, ठीक है। तो ये जल प्रवाह में परिवर्तन हो सकती है, गाद की समस्याएं डेवलप हो सकती है। आप सपोज कीजिए कि यहाँ पिलर आपने डाल रहा है बांध बनाने के लिए, तो ये जो मिट्टी निकालिएगा तो ये मिट्टी का डस्ट पार्टिकल इधर फ्लो होकर बहेगा ना, तो बहेगा तो पता चलेगा इधर रिवर के इधर आके बेसिन में जो रिवर का तल है यहाँ पे आपको जमा हो गया गाद, तो ये गाद की समस्याएं करेगी, गाद की समस्याएं होगी तो जल जमाव की समस्या हो जाएगी, लवणता की समस्या हो सकती है। अच्छा, ये भूकंप की भी कभी कभी समस्याएं हो जाती है, क्योंकि बांध जो बनता है बाबू ना, तो बांध जो बनता है, सपोज कीजिए कि ऐसे रिवर है, आपने यहाँ पे बांध बनाया, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक आपको पूरा लंबाई तक वाटर को स्टोरेज करके रखा जाता है, ठीक है। 100 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर, 130 मीटर हाइट, ये हाइट बांध बनाया जाता है, सोचिए 120 मीटर ऊंचा, 100 मीटर ऊंचा, और इधर 10 किलोमीटर लंबा, कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर होगा, जल को स्टोर करके रखें, ठीक है। जब इतनी अमाउंट में जल को जब स्टोर करके आप रखिएगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, तो अब जल का भी अपने भाव भारी होगा ना, तो ये भूकंप आ सकती है, मृदा अपरदन कर सकता है, भूस्खलन कर सकता है, तो ये सब घटनाएं हो सकती है, ठीक है। वन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वहीं वनस्पति का नुकसान होगा, वन भूमि जो इस एरिया की जो वन होगी क्या होगी, जलमग्न हो सकती है, ये भी हो सकती है। जैव विविधता पर क्या होगी, वनस्पति और जीवों का नुकसान हो सकती है, जैव विविधता का विलुप्त हो सकता है, खरपतवार की वृद्धि हो सकती है, वेक्टर जनित रोगों का प्रसार हो सकता है, मत्स्य पालन और स्तनपायी ग्राउंड में परिवर्तन हो सकती है। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आपको हो सकती है, ठीक है। स्थानीय समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही हो गया, उनको विस्थापन की समस्याएं होगी, पुनर्वास की समस्याएं होगी, दुर्घटना हो सकती है, वेक्टर जनित रोग का प्रकोप, वेक्टर जनित रोग का मतलब देखिए क्या होगा, अगर यहाँ वाटर स्टोरेज होगा तो जब पानी जमा होगा तो पानी में बहुत तरह तरह के कीड़े मकोड़े आपको उत्पन्न होंगे, अब कीड़े मकोड़े जितना ज्यादा उत्पन्न होंगे उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होगा, ठीक है। अब कीड़े मकोड़े होंगे तो कीड़े मकोड़े आपको डिजीज भी फैलाएंगे, इसी को बोलते हैं वेक्टर जनित रोग, मतलब ये डिजीज के, ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना, ये कीड़े मकोड़े कल को बाहर निकलेंगे और रोग फैले, जैसे सपोज कि यहाँ मच्छर हो गया, तो मच्छर हो गया तो इस एरिया में मलेरिया हो जाएगा ना, देखिएगा जिस एरिया में बांध बनता है उस एरिया में मलेरिया का ज्यादा प्रकोप बढ़ जाती है, क्योंकि मच्छर यहाँ पे जमा होने लगेंगे ना, मच्छर होंगे तो मलेरिया होगा, तो वेक्टर जनित आपको रोग आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको आज जो पर्यावरण संसाधन जो है यूनिट, पर्यावरण संसाधन की जो फर्स्ट आपको मैंने थी वो हमने कंप्लीट कर दिया इतना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेज में मैं आपको जो सेकंड पर्यावरण संसाधन की चीजें हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ जो रिमेनिंग पार्ट है 3 क्लास पर है इसका संसाधन का, ठीक है। तो मैंने होपफुली आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, यहाँ तक पूरा रिसोर्सेज तक क्लियर कर दिया। इसके बाद आपको जल संसाधन है और ऊर्जा संसाधन है ये पढ़नी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, जल संसाधन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं थोड़ी सी क्लासेज आपको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं आपको जो 5 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करनी थी वो भी मैं आपको आज अपलोड कर दूँगा, ठीक है, डोंट वरी।
आपको कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप हमको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई करूँगा उसके लिए, ठीक है। तो आज मैं क्लासेस थोड़ी सी अभी आपको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। होपफुली आप लोग क्लास एंजॉय किए होइएगा प्राकृतिक संसाधन का। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस से मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें आपको प्राकृतिक संसाधन कहीं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको क्लासेस थोड़ी सी आपको लिटिल बिट अर्लियर सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेलो सर, आई एम ऑडिबल? हेलो सर, हेलो, हेलो सर, टू ऑल ऑफ यू, ओके बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।